अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड चैनल। एनिशा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, आज भी सुबह सुबह संडे का दिन, मैं कल की अगर बात करूं, सैटरडे जो कि गुजर चुका है दिन, शदीद तरीन गर्म दिन था कल का। आप यकीन करें, कल एक्सपो सेंटर में हम मौजूद थे तो वहाँ हालांकि इतने ज़बरदस्त एसी सब कुछ, पर वहाँ भी मुझे गर्मी महसूस हो रही थी, शदीद किस्म की गर्मी थी। आज अब सुबह हुई है, अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल दिन को बनती है, पर कोशिश करें अगर कोई काम नहीं है तो बाहर की तरफ ना जाएं, और अगर जाना चाहें तो प्लीज़ एक्सपो सेंटर आप ज़रूर जाएं। वहाँ K21 का स्टॉल भी है, आपको वहाँ K21 की टीम भी मिलेगी, वहाँ K21 के होस्ट भी मौजूद होंगे अगर आप उनसे मिलना चाहें। और कुछ K21 ने आप लोगों की आसानी के लिए कुछ चीज़ें की है, जिस तरह से मैंने कल भी बात की थी और मैं आज भी कहना चाहूँगी कि K21 जो है, चाहे वो कैमरा मैन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो होस्ट हो, जो भी हो, कोशिश करता है कि उसे ग्रूम करे, उसे मौका दे, उसे काम सीखने के लिए टाइम उसे इतना दें कि वो काम सीखे और फिर वो स्क्रीन पे आए। तो आज ये सिलसिला भी है, जो लोग चाहते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में आए, आज ऑडिशन के लिए भी वहाँ आ सकते हैं, और एक मौका है जो K21 उनको दे रहा है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, आसान नहीं होता इस तरह से आना। और इस तरह के अगर मौके मिले तो आप ज़रूर आएँ, वहाँ पे K21 का आपको स्टॉल नज़र आएगा, आप आके ऑडिशन दें, इंशाल्लाह आप में टैलेंट होगा। ये नहीं है कि आप प्रॉपर बोले और सारी चीज़ें, बस एक नज़र आ जाता है आपको कॉन्फिडेंस, बाकी ग्रूम करना K21 का काम है। ठीक है जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है, हमारा शो आप देख रहे हैं। आज शो बहुत मज़ेदार और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको अब उस तरह ना नज़र आ रही हों, पर आइंदा दिनों में आपको चीज़ें ज़रूर नज़र आएंगी। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मैं ये तो नहीं बता सकती कि मेरी उनसे 8-9 महीने पहले क्या बात हुई थी, क्योंकि वो ऑन एयर नहीं हुई थी, ऑफ एयर हुई थी ब्रेक में। पर वो सिचुएशन, वो जो बात हुई थी, वो मैंने देखा कि कुछ टाइम में वो पूरी हो चुकी। वो कोई पर्सनल बात नहीं थी, वो आप समझ सकते हैं, वो तज्जियाकार हैं, तो कुछ हुकूमती सतह पे हमारी बातें हुई थी और वो आज सामने उसी तरह है। तो मुझे यकीन है आज का शो उस हकीकत पे मबनी होगा, बड़ी बारीकियों पे बात होगी और बहुत कुछ आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। आज का शो मैं कहती हूँ कि आप देखने के साथ साथ ये भी सोचें कि आया जो चीज़ें हमें जिस तरह दिखाई जाती हैं अमूमन वैसी नहीं होती। तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद है सईद रशीद साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं फिर पूरा सिलसिला एक शुरू करूँगी, एक पहले कड़ी जोड़ लेते हैं। सर, ये आप जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम में, कराची की या लाहौर की, खैबर पख्तूनख्वा की, या किसी सूबे की बात नहीं करना चाहती, पाकिस्तान की अवाम, बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें किस तरफ निकल गई हैं? मतलब आपको क्या नज़र आ रहा है, ये कौन सी एक पूरी एक कौम किस तरफ जा रही है और किस तैयारी पर है, और किस तरह से इसको तैयार किया जा रहा है और किस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बड़ा अलमिया है इस मुल्क का कि यहाँ जो भी सियासत करता है ना, और आवाम उसको इस तरह फॉलो करती है कि उसका गलत सही सारा, अगर आप देखें 70 के वक्त में जो लोग थे, उन्होंने अगर पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी तो आज उनके पोते भी जो हैं पीपल्स पार्टी के साथ हैं और चीज़ों को उसी तरह बात करते हैं। नून लीग का भी यही प्रॉब्लम है और पीटीआई का भी यही प्रॉब्लम है, और ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। देखें, मैंने अमेरिका के इलेक्शंस देखे हैं, खुद फिज़िकली देखे जाके। वहाँ मियाँ का पता नहीं होता बीवी ने किसको वोट देना है, मियाँ ने किसको देना है। वो वोट डालने से आधे घंटे 1 घंटे पहले अपना जहन बनाते हैं और सामने रखते हैं चीज़ें कि मुल्क की इकनॉमी के लिए ये कौन सी पार्टी अच्छी है, सिक्योरिटी के लिए कौन सी अच्छी है, इंटरनेशनल अफेयर्स में कौन सी अच्छी है, और वोट डाल देते हैं। कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती। जो छोटे छोटे उनके होते हैं मनाजरे, बस वो होते हैं। यहाँ मसला ये है कि हम जब लीडर को लीडर बनाते हैं तो हमारे जहन में एक आती है कि ये शायद आसमान से उतर गया है, और बस फिर वो जो बात बोलता है ना, उसको मनो मन हम तस्लीम करते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। और ये बहुत ही
हमारे मुल्क का अलमिया है कि हम बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह उसके साथ लग जाते हैं। देखें, मैंने नून लीग जिस ज़माने में आई फिर गई, फिर मैं काफ़ी वर्क करता था, मैं एमकेएम के साथ भी डेटा एनालाइज करता था, फिर पीटीआई का तो मैं कंट्रोलर था, आरिफ अलवी साहब का, इमरान इस्माइल का, दोनों इलेक्शन मेरे हाथ से हुए, मैंने 100% कंट्रोल रूम बैठ के चलाया। मगर जब इंसान बैठता है, चीज़ें देखता है, तो उसको जहाँ गलतियाँ नज़र आती हैं वो गलतियाँ बतानी चाहिए जहाँ, इसलिए कि मैं जब भी मीटिंग में बैठता था मैं सिर्फ यही बात कहता था, मुझे टिकट दिया इन्होंने कि देखें मेरे और इमरान में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि मैं एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री चला रहा हूँ और इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ना तो वो कोई उसकी कॉम्पिटेंसी मुझसे ज़्यादा है या कम है, गलती वो भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। जब गलती वो करेगा, देखें अच्छा दोस्त वो होता है जब गलत जगह पे वो बताए अपने दोस्त को कि यहाँ गलती कर रहा हूँ। आप यकीन करें, जब ये हुकूमत आई और ये बात है मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल 2020 की, कोविड भी आ गया, मैं अलवी साहब से मुसलसल कांटेक्ट में था, सदर साहब के, और मैं वीडियो बना रहा था और मैंने उस वक्त की वीडियो अगर आप मेरी देखें डॉन पे भी चली थी और जगह, मैंने इनसे कहा था, बल्कि इलेक्शन वाले दिन सुबह मॉर्निंग मैं सदर साहब, आरिफ अलवी साहब, उनकी वाइफ मोहतरम बैठी थी, मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनके साथ और बहुत अच्छी फैमिली है, और इमरान इस्माइल थे, सामने स्क्रीन पे रिजल्ट चल रहे थे। अच्छा। और उस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 100 से ऊपर हो चुकी थी पंजाब में और पीटीआई की 95 थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत माजरत के साथ, अगर अलवी साहब सुन रहे हो तो इन्होंने वहाँ टेबल को ऐसे करके मारा और मुझे कह रहे सईद एट एनी कॉस्ट पंजाब में हमारी गवर्नमेंट बननी चाहिए। अच्छा, उनके साहबजादे भी, अवाब भी बैठा हुआ था। मैंने कहा अलवी साहब, दुनिया की सबसे बड़ी गलती करेंगे अगर आप पंजाब में गवर्नमेंट बनाएंगे। ये मैं इलेक्शन की रात, अभी गवर्नमेंट नहीं बनी थी, मैंने इनसे बताया, मैंने कहा ये मिस्टेक नवाज शरीफ ने की थी और वो मुजफ्फर शाह को बना के पीपल्स पार्टी को हटा के एमकेएम एक छोटी सी बना दी, बताएं सिंध का क्या हशर हुआ। ये मिस्टेक नवाज शरीफ दोबारा कर सकता था। 2013 के अंदर फजलुर रहमान ने ऑफर की थी कि हम थोड़ों को आगे पीछे करेंगे, सरहद में हुकूमत बना सकते हैं, नवाज शरीफ ने मना कर दिया, जिसकी अक्सरियत है उसको दो चांस, और ये दुनिया का असूल है, जिसकी अक्सरियत उसे चांस दो। और आप देखें आज अगर आप गौर से देखें तो पीटीआई का डाउनफॉल जो हुआ है वो सिर्फ एक वजह से हुआ है और वो बुज़दार है। देखें अब इमरान कल इंटरव्यू में क्या कह रहा है कि मुझे कहा था बुज़दार को हटाओ। टोटल पाकिस्तान के जितने समझदार लोग थे उसमें हमारी भाई एस्टेब्लिशमेंट हमारी कोई इंडिया की थोड़ी है, कोई हमारी फौज को इंडिया की है, उनको भी उतना ही फिक्र होती है मुल्क की जितनी मुझे होती है। वो भी एहसास करते हैं, वो भी देखते हैं कि हर एक तरफ इतना बड़ा सूबा है, पूरी आईएसआई काम कर रही है, आईबी काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर को न्यूज देते हैं कि देखें आपके नाक के नीचे ये हो रहा है, आपके नाक के नीचे ये हो रहा है, ये देखें क्या हो रहा है, ये पोस्टिंग किस तरह हो रही है, ये रिश्वत कैसे हो रही है, ये क्या बिगाड़ लग रहा है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो जाहिर है वो आपको तो बताएंगे कि देखें इसको चेंज करें, और उनका फर्ज बनता है। देखें ये कोई आईनी डोमेन से बाहर निकलना नहीं है, उनकी एजेंसीज का फर्क बनता है कि आपको बताएं, डिसीजन लेना आपकी मर्जी है, वो बताएंगे कि ये गलती हो रही है। नहीं समझे आप, जुलाई से वो समझा रहे थे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये देखें मैंने ह्यूमन रिसोर्स पे क्लासेस लिए लोग, कभी भी इंसान चाहे आपका कैमरामैन हो, आप हो या कोई हो आपका जूनियर हो, कभी रिएक्ट नहीं करेगा, रिटेलिएट नहीं करेगा। इससे नंबर ऑफ इवेंट्स जब जमा हो जाते हैं उसके अंदर एक भड़ास जमा हो जाती है, फिर एक दिन वो फटता है। बिल्कुल ऐसा सेम इमरान के साथ चल रहा था 1.5-2 साल से। मैं डिफरेंट वीडियोस में आता था, टीवी चैनल्स में आता था, मैं हमेशा कहता था कि आज ये जो मीटिंग हुई है आईएसआई और भाजपा साहब इमरान की, तो क्या उन्होंने इसका मास्क का साइज देखने के लिए बुलाया था कि कैसा मास्क लगा है? देयर इज समथिंग, इसलिए वो बुला रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे। और मैं आपको बताऊं जितनी सपोर्ट 70 साल की लाइफ में पीटीआई को हमारी इसलिए क्या एस्टेब्लिशमेंट का एक पूरा यूनिट है,
कोर है जो सिर्फ ये एनालाइज करती है कि फौज क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, क्या गलती हुई थी, क्या अच्छा हुआ था, गलती से आगे हमने क्या कंटीजेंसी बनानी है, मुल्क इस क्या इनके हाथ में छोड़ देगी फौज? कभी भी नहीं छोड़ेगी। कंटीजेंसी बनाते हैं, अपने रोड मैप सेट करते हैं, फिर बताते हैं गवर्नमेंट को ये करना है, ये करना है, हमने ये देखना है, आप ये देखें, हम ये देखेंगे, इसलिए कि उनका भी उतना इंटरेस्ट है। और याद रखिएगा, किसी मुल्क की सिक्योरिटी, फौज मजबूत हो ही नहीं सकती जब तक वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, वहां की मईशत सेट ना हो। देखिए, मईशत सेट नहीं होगी तो फौज को बजट कौन देगा? कौन? और आज हमारी प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? इस वक्त 2 साल से जो डिफेंस का बजट है वो हम कर्जे से पूरा कर रहे हैं। और सिंपल फार्मूला है, एक बच्चा भी कैलकुलेट कर सकता है कि आपने 5 ट्रिलियन जमा किया, उसमें से 26 जो है आपने सूबों को दे दिया, 21 का कर्जा दे दिया, आपके पास 3 बिलियन बचे, तो फौज को कहां से देंगे आप? कॉमन सेंस है। तो आप कर्जा लेते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट आई, मैंने आपको किस्सा सुना दिया, देख लें आज 4 साल बाद वही पंजाब इनके गले पड़ गया। 3 मैंने और बातें उनके साथ कही थी। जब मुझे टिकट दिया तो हमारे इधर के उन्होंने वही वीडियो चलाई कि सही साहब आपने ये वीडियो बनाई थी। मैंने कहा बनाई थी, और मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ। मैंने कहा था पहला आपने आईएमएफ में जाने में टू मच लेट। देखें, पीटीआई की गवर्नमेंट की, असद उमर मेरे कमरे में आके बैठते थे, मैं कंट्रोल रूम में, वाहिद असद उमर ऐसा आदमी था जिसकी मिनिस्ट्री कंफर्म थी कि हुकूमत आते ही इसको ये मिनिस्ट्री मिलेगी, और किसी का नहीं पता था, इसलिए कि वो वाहिद इन्होंने सेट किया होता और उसने होमवर्क किया हुआ था। आपने 3 महीने में उसको हटा दिया, 4 महीने में। और आईएमएफ में जाने में इतनी देर की जब तक आपका रुपया इतना डीवैल्यू हो गया कि महंगाई आ गई। इस मुल्क का टोटल गेम एक चीज से चलता है, याद रखिएगा, डॉलर के रेट से। डॉलर का रेट चेंज कर दे, आपके भी रेट चेंज हो जाएंगे, इस बोतल के भी रेट चेंज हो जाएंगे, सब। डॉलर उन्होंने पकड़ के रखा था, 110 से 100 पे ला के उन्होंने 4 साल। और डॉलर रोकने का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डॉलर की प्राइस उस वक्त रुकती है जब आपके मुल्क के अंदर डॉलर मौजूद हो। देखें, सप्लाई और डिमांड का मसला होता है। जैसे अभी क्या उड़ रहा है डॉलर, इसलिए कि आपके पास डॉलर नहीं है ना। जब शॉर्ट होते हैं तो फॉरेन मार्केट में। डॉक्टर, मैं थोड़ा सा सर इस बात को थोड़ा सा अलग भी रोक देती हूँ। आप क्या समझते हैं कि एक तो जो सोशल मीडिया पे आपने भी देखी होंगी जो बातें अभी चल रही है कि पाकिस्तान जो है दिवालिया हो चुका है, और ये और वो आम लोग भी इस तरह के स्टेटस डाल रहे हैं, उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। और साथ साथ ये मुझे बताइएगा, पीटीआई की वजह से मुल्क को जो खसारा या जो मुश्किलात या जो चीज़ों का सामना करना पड़ा, आया आने वालों का जो आ चुके हैं या जो आने वाले हैं उनको कितना टफ टाइम मिलेगा? बताता हूँ आपको। एक तो पहले मेरी बात सुन लीजिए अच्छी तरह, ऑन एयर में कह रहा हूँ जी। ये पीटीआई सोशल मीडिया की पार्टी थी और सोशल मीडिया में वापस चली गई। ये एक साइंस का असूल है, आप एक धागे पे पत्थर बांध के अगर उसको खोलेंगे तो तेजी से खुलता चला जाएगा, मगर जब वो धागा खत्म हो जाएगा तो वो रिवर्स होगा, और रिवर्स जो है ना 500 टाइम्स स्पीड से रिवर्स होगा। सेम पीटीआई के साथ हुआ। ये खुलते गए, जिस दिन इनका धागा रुका ये वापस जिधर से आए थे। अगर आज आप पीटीआई की सोशल मीडिया की साइट्स पे देखें तो ऐसा लगेगा कि 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं। कल इलेक्शन में इमरान 2 तिहाई अक्सरियत ले लेगा पाकिस्तान से, पाकिस्तान से नहीं इंडिया से भी ले लेगा, ऐसा ग्लैमर चल रहा है। बिल्कुल ऐसा। और ये पार्टी ही ग्लैमर पे चला रहे हैं। जो इसका वोट बैंक है ना, वो सारा सोशल मीडिया का ग्रुप है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर 2 पार्टियां ऐसी हैं जो जब ऑपोजिशन में हो या बुरे वक्त में हो ना, वो सस्टेन कर जाती हैं। एक एमक्यूएम है और एक पीपल्स पार्टी है, बस। इसके अलावा कोई पार्टी ऐसी नहीं है। देखें, मैं डिफेंस में रहता हूँ, मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। आज से 15 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसे मूवमेंट्स आते थे, मैं बैक कर जाता था। इसलिए बैक करता था कि मुझे पता था कि मेरे पुलिस स्टेशन में सही या गलत एक एफआईआर कट गई
तो मेरे बच्चों का कैरेक्टर सेट नहीं बन सकेगा, वो एडमिशन नहीं ले सकेंगे, मैं अमेरिका नहीं जा सकूंगा, मुझे वीजा नहीं मिल सकेगा, ये सारा। और जो ये पीटीआई की जो फॉलोअर्स है ना, ये 90% वो लोग हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिनके एडमिशंस बाहर हैं, जिनको बाहर विजिट्स होते हैं, ओवरसीज की जो बातें करते हैं ना, वो लोग हैं। एक एफआईआर किसी की कट गई, वो पूरा खानदान यहाँ से इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा, उसके बाद दोबारा इधर पाकिस्तान में ना। हमने एक सीबीसी पे धरना किया था, मैं था, अलवी साहब थे, समर था जो उस वक्त का एमपीए था, पानी का मसला था हमारे। तो कुछ लड़कियां जैसे हमारी पीटीआई की है ना, बर्गर मम्मी डैडी, उन्होंने जरा वो किया, ऊपर से चढ़ गई और जाके अंदर दरवाजे खोल दिए, वो शीशा टूट गया सीबीसी का। सीबीसी ने पुलिस बुलाई, एफआईआर काट दी। किसके नाम एफआईआर हुई? सदर साहब के, वो अदीबा हमारी एमपीए थी उसके नाम पे, और समर के नाम पे। आज 5 साल 7 साल हो गए, वो एफआईआर लटकी हुई है, बेचारे चक्कर लगा लगा के मर गए। सदर है, अभी तक एफआईआर लटकी हुई है। तो ये इतनी खतर, ये कौन सस्टेन करता है? एमक्यूएम। 2, 3, 5, 10 बच्चे पकड़े भी जाए, मारे भी जाए, टारगेट किलिंग भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी लियारी के जाने दे देते हैं अपने, कोई और पार्टी है इनका पता नहीं चलेगा। देखें कल सियालकोट में क्या हुआ, 15 मिनट में खाली हो गया सारा। और 3-4 ऐसे झटके लगे तो लोग जाना बंद कर देंगे। आज मिलेनियम पे कल क्यों नहीं पहुंचे लोग, उन्हें समझ आ रही है। देखे, इससे पहले पीटीआई ने जो किया, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मैं तो बल्कि टीवी में अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक मैसेज देता हूं हमेशा कि जो फौज के खिलाफ बात करता है ना, तनकीद करता है, आप उसको कुछ नहीं कहें, वो आपकी कुछ बिगाड़ नहीं कर रहा। तनकीद अगर कर रहा है, आपका जो बिगाड़ कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं आपके वो एंकर्स, वो आपके डिफेंस एनालिस्ट जो टीवी में बैठ के एक बात बोलते हैं, जब तक एक पेज पे हैं, जब तक ये टेलीफोन नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो क्या कर रहे हैं आपके लिए? वो क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आप लोग हैं सारा करने वाले? और मैं अल्लाह से शुक्राना अदा करता हूँ, अल्लाह ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को दी है। वो कहते हैं ना, खैर से शर से खैर निकलता है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने अपने 70 साल की जो एक्टिविटी थी इस ऑपोजिशन के साथ न्यूट्रल होके धो दी। आज पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां 80%, पीटीआई को छोड़ दें, पीटीआई तो लाडला थी, 80% की पार्टियां जो खौफनाक थी, रोडों पे फौज को गाली देती थी, आज वो कहते हैं न्यूट्रल है। आपने अपना सारा पिछला 70 साल का गंद खत्म कर दिया। अगर अब आप सही चलते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त बात है। ठीक है सर, कंटिन्यू करेंगे पर ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, कहीं ना जाए, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। अच्छा, मैं आपकी जाने पाऊंगी, ज़रा हम इकोनॉमिकल कंडीशन जो अप्रैल है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसी को लेके हम आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी पे डाल दूं ताकि लोगों को रिकॉर्ड्स। देखिए, इस तरह के जो मरासले होते हैं ना, ये डेली हम भी देते हैं और डेली हमारे पास आ रहे होते हैं। अगर आप चाइना वाले मरासले, इसलिए कि वो कोड वर्ड्स में आते हैं और बताए नहीं जाते, ये वाहिद पहली दफा है। वो हिना रब्बानी का आप इंटरव्यू सुने, वो कह रहे मेरे पास रोज आते थे सर आला पे, और ये तो मुंह से बोला, वो तो रिटर्न हमें थ्रेट करते थे। अब मैं पाकिस्तान बैठ के पाकिस्तान के वजीर आजम ये बोले कि आपने कश्मीर के अंदर जो है कर्फ्यू लगा दिया, ये तो ठीक नहीं है मुसलमानों, तो वो क्या करेंगे, वो वहां से आपको एक याददाश्त पे करेंगे, तुम हमारे इंटरनल मामले में बोल रहे हो। सेम इज द अमेरिकन, वो उन्होंने कुछ बात की होगी, जरूर की होगी उन्होंने, और वो करते हैं, हर रोज करते हैं। चाइना हर रोज करता है। चाइना ने
आपसे $20 मिलियन का जुर्माना लिया अभी उनके जो चाइनीज हुए थे, वो रोज बोलते हैं अभी देखें चाइना ने मना कर दिया हम नहीं देंगे तुम्हें एड, तुम्हारे तो मुल्क की स्टेबिलिटी नहीं है, हमने IPPs लगाए इतने सारे यहाँ, तुमने 350 बिलियन उनके चलाने के नहीं दिए, आज क्यों लोड शेडिंग हो रही है? उनको पैसे नहीं दिए इमरान गवर्नमेंट ने, वो चले गए वापस। तो आप मुझे बताएं कोई मुल्क अपने लोगों को कहे कि जाओ इन्वेस्ट करो और उनको वहां से आमदनी नहीं हो तो वो दोबारा इन्वेस्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा, पागल मुल्क है क्या वो? तो ये हुआ, वो जो हमारे थे एम्बेसडर साहब उन्होंने भेजा। लेकिन जब भी इस तरह का कोई मरासला आता है ना कोर्ट में, वो जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री उसमें जाता है और प्लस आपकी जितनी एजेंसीज हैं उनके पास जाता है। वो मैंडेटरी है उधर भेजना कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, बाहर से क्या हो रहा है हमारे साथ। जैसे ही वो गया, इमरान नो इमरान, PTI नो PTI, हमारी एजेंसीज का फर्ज है, हमारे जो चीफ बैठे हैं उनका फर्ज है कि उसको इन्वेस्टिगेट करें। और उन्होंने थॉरो इन्वेस्टिगेट की, थॉरो। ये तो 27 दिन बाद बाहर लेके आए, वो पहले दिन से इन्वेस्टिगेट करके और सारा डाटा बना के रख दिया। अगर उन्हें 1% भी ये पता चल जाता कि ये इस तरह का हो रहा है, वो ये वाली जो थी कॉन्फिडेंस, वो वाली मोशन होने नहीं देते। इसलिए कि मुल्क की बका का सवाल है कि एक मुल्क आपके मुल्क में, वो उन्होंने सारी करके अपना रिकॉर्ड सेट किया। और आपको पता है जिस वक्त ये आया है मरासला, शाह महमूद कुरैशी ने जब पढ़ा, इसने मना किया ये रिकॉर्ड पे बात कि इसका जवाब नहीं दें, इसको वो नहीं करें, इसलिए और ताल्लुकात खराब होंगे हमारे। ये नॉर्मल है, होता रहता है। मगर इमरान को भी ये बात नहीं पता थी, वो ये समझाए नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकेगा। ये तो कह रहा था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नो कॉन्फिडेंस मैं मजबूत हो जाऊंगा। ये लास्ट डे तक देखता रहा कि कुछ करेगी एस्टेब्लिशमेंट, जैसे पहले करती थी, कुछ करेगी। अच्छा, जो करते थे वो भी इंतजार में थे, कुछ होगा कुछ होगा, नहीं हुआ। फौज ने इस दफा डिसाइड किया हुआ था कि हम कुछ और उन्होंने चेक डाले हुए थे दूसरी पार्टियों ने, वो बार बार ये मैसेज देते थे कि अगर हमें पता चल गया कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, सारे गुनाह दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे, हम उसी तरह फिर आप के लिए बोलेंगे कि आप न्यूट्रल नहीं। जैसे इसने ये टेकअप किया, उन्होंने मीटिंग बुलाई जो हमारी सिक्योरिटी की, उसमें कह दिया कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है, वो रोज हम करते हैं इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, वो हमें वहां से भेजते हैं जो याददाश्त कि भाई ऐसा नहीं करें, हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं आप, ये नॉर्मल की चीज है, इसको रूटीन में चलाएं। नहीं समझ में आया। जिस दिन ये हुआ उसके सेकंड डे हमारा चीफ एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ, इसकी स्टाफ कॉलेज की या किसकी, उसके अंदर उसने पूरा बयान दिया। देखें, अमेरिका से हमारे 3 डिकेड के वो हैं ताल्लुकात हैं, हमारे एक्सपोर्ट है वहाँ 80%, हम बहुत उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ये मैसेज दिया था इमरान को कि प्लीज वेकअप, ऐसा नहीं है, आप जो कर राह पे लग रहे हो ऐसा नहीं करो। नहीं समझ में आया। उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली ISPR का इतना बड़ा इंटरव्यू आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा जो सवाल पूछना है पूछो, वरना वो नहीं लिफ्ट कराते, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, उसके बाद बोलते हैं नो आंसर, बस खत्म करो जी। मगर वो जगह थी जहां उन्होंने कहा जो पूछना है पूछो, और उन्होंने एक एक चीज बताई कि हमें क्यों बुलाया इमरान ने, हमने क्या उधर सजेशन हमसे बोला, हमने क्यों जाके PDM से बात की, क्या हुआ, फिर उस कॉन्फ्रेंस में क्या था। उसने कहा इजंट इट कि ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी, हमने लिख के दे दिया नहीं हुई थी। फिर दोबारा शहबाज शरीफ में बनाया, फिर भी उन्होंने कहा पिछली बात भी सही थी, अब भी सही थी, नो वी विल नॉट फाइंड एनी कॉन्स्पिरेसी। इससे ज्यादा सेंटेंस और कौन लिखेगा? इनकी समझ में नहीं आया। अब ये कह रहे हैं कमीशन बना दो। देखें, कमीशन बना के कि आप नाजाबाद के SHO से इन्वेस्टिगेट कराएंगे, किससे कराएंगे? उन्हीं एजेंसी से जो ऑलरेडी होमवर्क कर चुकी हैं जी। फिर वो वही चीज दे देंगे। ये तो वो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में कोई हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन करनी हो, वो कौन करेगा? आपका IB ISI ये करेंगे, वो ऑलरेडी करके रिपोर्ट दे चुके हैं। आप किस चीज की अब चाह रहे हैं? फॉर ओनली के ट्रक के पीछे लगा के लोगों को वो करना। तो एक तो कॉन्स्पिरेसी को देख लें, इसकी कमीशन अमीशन का 0 रिजल्ट आना है, मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई। दूसरा, इकोनॉमिक्स की कंडीशन ये थी
जो बाजवा साहब और हमारी एस्टेब्लिशमेंट समझा रही थी इसे बार बार कि देखो तुम डिसीजंस की गलती कर रहे हो। एक तो होता है ना कि आपके पास पैसे कम है या वो, एक डिसीजंस की गलती कर रहे हो। और क्या हो रहा है उसमें, लोगों के इंटरेस्ट हैं। आपका जो पेट्रोलियम का था बाबर, उसके इंटरेस्ट थे, रजाक दाऊद के इंटरेस्ट थे तिजारत के अंदर, फिर आपके ये और लोग थे मिनिस्ट्री के अंदर जिनके इंटरेस्ट थे। तो इनको न्यूज आ रही थी, एजेंसी से बता रहे थे कि इनके इंटरेस्ट हैं। आपने एलएनजी का लेट किया, उससे इतना नुकसान हुआ, आपने फलानी चीज की, इसका इज नथिंग टू डू विद द मईशत ऑफ पाकिस्तान। ये प्योरली डिसीजंस थी जो आप सही वक्त पे लेते नहीं थे और मुल्क की बर्बादी लगती थी, गैस का आता था, और वो उनके कान में डालते थे कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत। और हर गवर्नमेंट को कहते हैं वो, इसलिए कि आपकी सिक्योरिटी डिपेंड करती है आपकी मईशत के ऊपर। मईशत ही बर्बाद हो जाएगी तो आप ये फौज, ये रॉकेट, ये मिसाइल कैसे चलाएंगे, इसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब देखें, मैंने 6 महीने पहले ये बात कही थी कि नंबर ऑफ इवेंट्स के बाद इंसान भड़कता है और उसको फिर जब मौका मिलता है ना, अब ये आपका कैमरा मैन है, आपसे किसी बात पे इसके इख्तलाफ चल रहे हैं, ये उस दिन आपको स्ट्राइक करेगा जिस दिन आप कोई ऐसी बात में फंस रही होंगी इसके साथ, उस दिन ये आपका कैमरा बंद करके आपको ब्लैकमेल करेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसे ही हुआ। इमरान को वो बता रहे थे, समझा रहे थे, उसको मिल गया जिस दिन ISI का ट्रांसफर करना था, वो उसके साइन चाहिए ना, इसने साइन करना मन इनकार कर दिया। अच्छा। वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे, नोटिफिकेशन बन चुका था, ISR बना चुकी थी, इसने कहा नहीं, ये तो मेरी सवाबदीद है, मैं तो साइन नहीं करूँ। दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल जो कहते हैं ना पेज वेज सब फट गए, सब कुछ। हमने सब कुछ तुम्हें बताया हुआ है। और इसका इन्फेसाइज ये था, मैं कहता हूँ एक इतना कॉम्पिटेंट हमारा ऑफिसर जनरल फैज हमीद, सिर्फ इसकी बेवकूफियों से, इसकी उलट पुलट बयानात से उसको आपने उसमें डाल दिया, मुतजाद बना दिया, उसका सारा कैरियर बर्बाद कर दिया। मतलब आने वाले ये सारे अब सोचेंगे, वो तो फ्यूचर का हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था और उसकी एक रिक्वायरमेंट है, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, मगर मुझे जो पता चला है कि जब भी बनाते हैं चीफ तो 1 साल का कोर का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। और ये इसने खुद परसों कह दिया कि मैंने उनसे कहा कि इसको ISI में रखो, मेरे कान है, आंखें हैं, हाँ, उन्होंने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और कोर की बात आई तो उसने कहा ISI कोई कोर बना दो, ठीक है, ताकि फ्यूचर में मैं, यार आप एक फौज का चलता हुआ निजाम के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो, एक कॉम्पिटेंट आदमी को आपने उसकी पूरे कैरियर की ऐसी तैसी कर दो और उसको बिल्कुल आपने ऐसा कर दिया जैसे वो आपकी पार्टी का आदमी है। देखें, इन्वेस्टिगेशन की इसने कमीशन बनाया था इमरान ने, एक जो थे हमारे जनरल साहब, उनका नाम दिया कि ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उन्होंने शाम को ही मना कर दिया। क्यों? उनको नजर आ रहा था कि हमारी फौज एक तरफ है, ये इमरान एक नया काम कर रहा है, मुझे जनरल को बीच में डाल दिया कि मैं रिपोर्ट डाल दूं, उसने शाम को ही मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। वो कौम, देखिए फौज एक बड़ा डिसिप्लिन हुआ है, पूरी हमारी जो 6 लाख फौज है उधर देखती है जहां आपका चीफ देखता है, चाहे वो इख्तलाफ करें चाहे उसको पसंद करें, ये उनके डिसिप्लिन का हिस्सा है और ये उनको ट्रेनिंग में, उनके घुट्टी में, उनके खून में डाल दिया गया है और ये इनकी समझ में नहीं आता। ये उनके स्पोक्समैन आते हैं टीवी में, रिटायर्ड जनरल्स, अजीब अजीब बातें करते हैं। देखें आप, अप्रैल के बाद से सारे आने बंद हो गए, वरना शाम से लेकर रात तक कोई चैनल ऐसा नहीं था जिसके अंदर एक ना आए। मैं जिन चैनल्स पे जाता था मुझे वो कहते थे एक फौजी आना जरूरी है उसके अंदर, रिटायर्ड। आपको भी कितना प्रेशर था लास्ट टाइम कि फौज के खिलाफ बात नहीं करिएगा, ये नहीं करिए ऐसे, इसलिए कि वो आके और उल्टा बदनाम कर रहे हैं फौज को। अभी देखें शटअप कॉल हो गई और आप यकीन करें, मैंने 1 साल पहले डॉन में चीफ को मैसेज दिया, मैंने कहा चीफ साहब मेरी बात सुने, आप लोगों को नॉर्दर्न एरिया की सैर नहीं कराएं जो तनकीद करते हैं, आप इनको सैर कराएं जो इस तरह की बात करते हैं, वो जो ARV पे बैठते हैं और वो ये तो फौज सारी करती है, इमरान कुछ नहीं है, वो चाहेंगे तो ये। अरे आप क्या मैसेज दे रहे हैं आप अपनी फौज के लिए यार? आपको बर्बाद कर रहे हैं वो लोग जो आपको तनकीद करिए ना, मरियम नवाज, नथिंग टू डू विद योर रेपुटेशन, वो खराब कर रहे हैं, तो आप इनको रोकें। समझ में आया है? मैं आपको बता दूं फौज बहुत ज़हीन है हमारी,
वो बैठ के सोचती है। शटअप दे दी कॉल, अब बड़ी मुश्किल से एक आध आता है, वो जनरल अवान आ जाते थे, अमजद आ जाते थे। वो जो जनरल अमजद हैं, ही इज द मैन हु साइन फॉर द, ये जो इंग्लैंड का हुआ था सारा इन्वेस्टिगेशन जो लिया था उसको इसने साइन किए थे, और लोगों पे इल्जाम लगाते। तो आप अपनी चीजों को देखें। और फौज बहुत देखिए, एम्पायर का मतलब ही न्यूट्रल होता है, वरना वो एम्पायर नहीं है, आप बोल रहे हैं वो हमारी पार्टी का आदमी है, सीधा सीधा। फौज ने इतनी अच्छे तरीके से अपने 70 साल की सारी एक्टिविटी जो उन्हें नजर आ रही थी वो उन्होंने अब कर दी। अब मुझे बताएं, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट 80% पार्टियां एक साइड पे, 20% एक साइड पे, लाडला था वो। 80% को गौर से देखेंगे या 20 को देखेंगे? 80 कॉमन सेंस है। आपकी 80% आबादी ये कह रही है कि हमारी फौज एक कॉम्पिटेंट है, हमारे जो चीफ है, हमारा फैज हमीद है, वो प्रोफेशनल सोल्जर है और वो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और एक 20% की पार्टी ये कह रही है कि इन्होंने क्यों नहीं इंटरफेयर किया। देखिए फर्क देखें। मरियम ये कह रही है कि आप इंटरफेयर करते हैं, जिसको ये रियलाइज। देखें जितनी ISPR की आई हैं, उन्होंने एक सेंटेंस जरूर बोला है कि फौज पे तनकीद करने से मना नहीं करते, जरूर करें आप तनकीद, पॉजिटिव तनकीद करें, मगर पूरे इदारे को मेलाइन ना करें, ये उन्होंने कहा है। अगर मैं कहूं कि फौज ने गलत डिसीजन लिया तो क्या बात है इसमें, कह सकता हूं मैं, कोई ऐसा नहीं है। मैं जज के लिए भी कह सकता हूँ कंटेम्प्ट कुछ भी नहीं लगी, दुनिया में कंटेम्प्ट है ही नहीं। अब सिर्फ कंटेम्प्ट एक चीज को सुन ले, मेरी बात होता है कि एक जज ने ऑर्डर दिया, जैसे उन्होंने कहा था ना इतने बजे इलेक्शन कराओ, और आप नहीं कराए ना, दिस इज कॉल्ड द कंटेम्प्ट। और वो 12 बजे आ गए, 12:01 पे कंटेम्प्ट लगती, प्रिजनर वैन वहां खड़ी हुई थी, निकल गए सबकी हवा। 15 मिनट के अंदर जैसी कोर्ट लगी, प्रिजन वैन वहां खड़ी हुई, उन्हें समझ आ गया नो फौज इंटरफेरेंस। सिंपल जज ने अपनी बात मनवानी थी कि मैंने कहा है भाई इलेक्शन कराओ और तुमने नहीं कराया, 12:01 पे आप कंटेम्प्ट में जाओगे, वो अरेस्ट करेंगे किसको, प्राइम मिनिस्टर को, सदर को, सबको अरेस्ट करेंगे, अंदर कर देंगे, खत्म हो जाएगी गवर्नमेंट। फौरन भाग के आगे आपका स्पीकर करके फौरन खत्म कर दिया। उसे पता था वैन खड़ी है, अभी मुझे एक 5 मिनट के लिए अगर अंदर कर देते हो, बस खत्म। जैसे रानी का हुआ था 4 साल के लिए गए आप, हुकूमत गई, आपकी सारी चीजें खत्म हो जाती। तो अभी तक यही बोले 12 बजे तक, भाई 12 बजे उनकी रिक्वायरमेंट आ गई थी, 3 बजे रात को आती वो आते, इसलिए उन्होंने टाइम खुद दिया था कि रात के 12 बजे तक ये काम हो जाना चाहिए। तो 12:01 पे डिसीजन लेंगे ना, दूसरे दिन सुबह थोड़ी लेंगे। तो सुबह तक तो क्या कुछ आपने ये भी सुना होगा, PTI वाले कहते हैं 12 बजे अदालतें खुली हमारे लिए। सही खुली हैं, हाँ। इसलिए कि उन्होंने खुद टाइम दिया था। वो ये कहते 24 आवर्स में कर लो, फिर देन इट्स ओके। उन्होंने टाइम दिया, इस तारीख को 12 बजे तक ये काम हो जाए। 12:01 पे वो कंटेम्प्ट था, तो 12:01 पे ही आएंगे ना कंटेम्प्ट को देखने के लिए। तो बहरहाल ये वो थी कंसर्न। अब मैं इकोनॉमिकल आपकी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। इतने गलत फिगर देखें, ये जो अभी इन्होंने लेवी वो दी है ना सब्सिडी, इमरान ने खुद तकरीर की कि आज मैं 10 रुपए पेट्रोल कम कर रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। लोगों ने इससे पूछा कि ये पैसे आएंगे कहाँ से? आप भी घर चलाती हैं, आपकी इनकम 1 लाख है, अब आप 1.25 लाख का बजट बना ले, तो आपसे लोग पूछे ना 25,000 कहाँ से आएंगे? चोरी करेंगी, इससे उधार मांगी, क्या करेंगे? तो लोगों ने कहा आपके बजट में है नहीं 450 अरब रुपए की आप 4 महीने में सब्सिडी देंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून लॉक करके। अभी उसमें और पेट्रोल बढ़ जाए तो सब्सिडी और बढ़ जाए। तो इन्होंने कहा हमने टैक्स इतना कलेक्ट कर लिया है कि हमारे पास 300-400 बच गए, उधर से हम एडजस्ट कर रहे हैं। दिस इज द वर्ड, याद करें अच्छी तरह, कहा था। और अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं वो हम जो हमारे वो आने थे वो शेयर्स के, वो उसमें से दे देंगे, हम तरक्की उससे काट देंगे, तो ये कर देंगे। टोटल ब्लफ कर दिया आपने। मतलब आप मुल्क इस तरह से चला रहे हैं, हुकूमत इस तरह से आप लेके चल रहे हैं कि जैसे एक घर की एक औरत नहीं होती जो सोचती है वो कि आज मैं पूरे 1 महीने गोश्त नहीं पकाऊंगी तो वहां से थोड़े से पैसे बचा लूंगी, मैं दाल बना लूंगी तो वहां से थोड़े पैसे बचा लूंगी। ऐसे मुल्क तो नहीं चलते, ऐसे हुकूमतें। और मैं आप इसी निशानी बताऊं, जो पहले दिन ये आए, मैं वही जो आपको कह रहा हूँ, अलवी साहब साथ बैठे थे, इन्होंने कहा मेरे ओवरसीज के भाइयों
जो इमरान का डाउनफॉल देखें कैसे हुआ। इसके अपने जहन में, फास्ट बॉलर है ना, हर वक्त जीतने के चक्कर में रहता है। इसके जहन में एक कॉन्सेप्ट था कि मैं इस दुनिया का, बल्कि इस यूनिवर्स का वाहिद आदमी हूँ जिसको दुनिया की हर नॉलेज है। मेरे इशारे पे दुनिया इधर हो जाती है, मेरे इशारे पे दुनिया इधर हो जाती है। ये इसको एक घमंड था, और सही घमंड था उस वक्त। जैसी इसकी पर्सनैलिटी थी, मैं भी उसको फॉलो करता था सारी चीजें, और जैसे ये करता था एक्टिविटी। अभी आज शौकत खानम के लिए अनाउंस करता था 3 अरब रुपए डोनेशन हो जाता है। देखें शौकत खानम के डोनेशन से और मुल्क के लिए पैसे देने में जमीन आसमान का। बिल्कुल। शौकत खानम में मेरे भाई बहन सारे जो बाहर रहते हैं वो ज़कात कहाँ दे इंग्लैंड में, वो कहते शौकत खानम सही जगह इधर दे दो। वो एक अलग इशू है। मगर जब इसने आते ही अनाउंस किया, मेरे भाइयों $1000 आप लोग दें, कहा था पहले दिन फर्स्ट डे, और इसको उम्मीद थी कि ये ओवरसीज $1000 देंगे, 100 अरब आ जाएगा हमारे पास, हम सारे कर्जे दे के नॉर्मल पे आ जाएंगे और शुरू कर देंगे, और फिर थोड़ा मैं इनको पकड़ के 10, 15, 20 अरब जो है नवाज शरीफ और इनसे निकाल लूंगा, समझ रहा था, और हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, मतलब आसानी बड़ी हो जाएगी, हमारी इकोनॉमिक सेट हो जाएगी ना। बंदा एक ख्वाब देखता है ना, मैं जाऊंगा IMF के पास खुदकुशी कर लूँ, ये सब उसलिए दिए थे उसने बयान। देखिए आपके, अब मैं ओवरसीज इलेक्शन को भी थोड़ा सा यहीं पे सम अप कर दूंगा आपको रिकॉर्ड के लिए। हमारे मुल्क के जो ओवरसीज हम बोलते हैं वो समझिए 95 लाख हैं, 1 करोड़ के करीब। उस 1 करोड़ में से 45 लाख ऐसे हैं जो UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इन जगहों पे एम्प्लॉय हैं, और वो सारे कौन हैं बेचारे जो $600-800 पे काम करते हैं। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, ये कर रहा है, और वो वहाँ की नेशनलिटी है उनके पास। 6 दफा आप दोबारा पैदा हो जाएं, सऊदी अरब कभी नेशनलिटी नहीं देता। 20 साल वहाँ रहते हैं, 30 साल मेरे दोस्त रहते हैं, वापस आते हैं वैसे ही आते हैं, ठीक है। तो उन पे ओवरसीज लगता ही नहीं। ये आपका कैमरामैन है, ये मिसाल साहिवाल से ताल्लुक है इनका, हाँ, और कराची में रहते हैं, या मैं कहूँ UAE में रहते हैं, इनका वोट कहाँ होगा, साहिवाल में ही होगा। ये ओवरसीज कहाँ से होगा? तो आप 95 में से 45 लाख से वो निकाल दें, अब बचे आपके पास 25-30 लाख। 25-30 लाख में से कोई 25 लाख के करीब या 20 लाख यूरोप में है, ठीक है। यूरोप में उस 20 लाख में से 10 से 12 लाख अगर आपको पता हो तो सारे इधर के हैं, कश्मीर के। जो कश्मीर के वो होता है असाइलम मिलते जाते, तो दादा भी गया हुआ है तो पोते, वो पंजाबी भी बोलते हैं, यू कम हेयर यू गो देयर, ये सारे वो हैं, उनका वोट है ही नहीं, वो तो कश्मीर में वोट है उनका, ठीक है। अब अमेरिका के और इसके 10-15 लाख रहे, उसमें से भी 80% वो लोग हैं, जैसा मेरा भाई है वहाँ सेटल है, उसके बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, दे डैम केयर अबाउट द पाकिस्तान। कोई पैसा देना है या कुछ बात करनी है तो ठीक है, उन्हें क्या वास्ता कि वो, अच्छा फिर उन्होंने इंग्लैंड के अंदर हलफ उठाया हुआ है क्वीन का, उधर नेशनलिटी मिलती नहीं है कि आप जब तक हलफ नहीं उठाते कि मैं आपका वफादार रहूंगा, ये रहूंगा वो, आप असेंबली में उसको ले आए, ठीक है। असेंबली में कोई डिसीजन आए कि हमने इंग्लैंड के साथ ये करना है, उसने हलफ उठाया है वहां का, तो कैसे वो कंट्राडिक्ट हो गई उसकी हलफ को, हो गया सीधा सीधा। या तो आप, अच्छा फिर यूरोप के आधे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने ड्यूल रखी नहीं है। मेरा साला है स्वीडन के अंदर, उसको बोला था या पाकिस्तानी रख लो या रख लो, उसने पाकिस्तानी सरेंडर कर दिया, वो कर दिया, बट ही इज ओवरसीज, वो पाकिस्तान आता है, उसका कार्ड बना हुआ है सारा, अब वो वोट भी डाल सकता है, मगर उसका क्या इंटरेस्ट है, उसने तो वहां की नेशनलिटी ली है। तो अच्छा ये कैंपेन ये आज से 10 साल पहले चला चुके हैं कि आप इलेक्शन ओवरसीज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कराएं। आपको पता है 3 साल में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन, आप इंटरेस्ट लेवल देखें, सिर्फ 12,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई। एक सैंपल और देता हूं आपको, वो हमारे एक बुखरात थे ना बाबा जी, चीफ जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने डैम के लिए मैं कैंप लगा के बैठ जाऊंगा, ये जमा करूंगा। आपको पता है 17 साल में या 12 साल में कितने पैसे जमा किए? सिर्फ 13 अरब। डैम बनना है 1400 अरब का, 200 साल लगेंगे पैसे जमा करने। 13 अरब में से भी 15 अरब की इन्होंने उसकी पब्लिसिटी कर दी, तो बचा क्या आपके पास? डैम कोई डोनेशन से बनते हैं, और ज़कात खैरात तो मेरे भाई बहन सारे देते हैं, मगर जब डोनेशन की बारी आई एक ने भी नहीं दिया। कितने पैसे जमा हुए थे आपके? मेरे ख्याल से मुश्किल से $3 लाख जमा हुए थे वो 1000 में से। एक आदमी वहाँ ड्राइवर है, $800 टोटल कमाता है,
$750 घर भेज देता है, वो आपको $1000 कैसे भेजेगा? कैसे दे सकते हैं? मतलब प्लानिंग ही ठीक नहीं है टोटल। हाँ। एक हवाई बनाया अपना एम्पायर, वो गिर गया सारा। ख्याली प्लाव। क्या फिर मैं इनको पकड़ूंगा तो इतने आ जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग रोक लूंगा? पॉसिबल नहीं है। देखें, ओपन एंड शट केस है। मैंने इनको अभी इधर गोली मार दी, आपने भी देखा, आपने भी देखा। सर एंड सेगमेंट का टाइम लास्ट है, आप बात खत्म करेंगे तो मैं ब्रेक। मैंने गोली मार दी इनको, आपने भी देखा, सबने गवाही दे दी, मगर इनको फांसी नहीं होगी। कोर्ट पूरा एक प्रोसेस से गुजारेगी। उसके बाद वो जो हुआ था उसका अपना मोटरवे पर, सेकंड डे उन्हें फांसी दे दी? नहीं, पूरा केस चला। इसलिए कि देखें, कानून की किताब में एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है, टॉप पे लिखी है, द पर्सन इनोसेंट अनटिल प्रूवन। ठीक है, इस मुल्क का अलमिया यह है कि मैं कह दूंगा एनी ने मेरे 4000 रुपए चुराए, अब एनी प्रूफ करे कि मैंने 4000 नहीं चुराए, प्रूफ मुझे करना है। अमेरिका के अंदर जब केस करती है गवर्नमेंट तो वो प्रूफ करती है। इधर उल्टा होता है कि मैं कहता हूं मैं तो बेगुनाह हूं, मैंने तो ये काम ही नहीं किया, रिवर्स है। और किताब में लिखा हुआ है, कानून के बड़े बड़े वकील हैं, अभी आप उनको कांटेक्ट करें कि आप 9 क्रिमिनल्स को छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इनोसेंट को अगर आप सजा दे देंगे, आपका पूरा जस्टिस सिस्टम खत्म हो जाएगा। और कानून बनते इसलिए सहूलत के लिए, वो पैका कानून ले आए, ये ले आए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं और सुनना चाह रही थी, आज मैं सिर्फ सवाल करने के बाद मैं भरपूर सुनना चाह रही थी, और मैं चाह रही थी आप लोग भी गौर से सुने। स्टार्ट में इसीलिए इंट्रो में मैंने यही कह दिया था कि आज गौर से आपने प्रोग्राम देखना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नॉलेज, यकीनन लोगों को भी बहुत समझ आ जानी चाहिए। बहुत सारी बातें आपने समझाने की कोशिश की, कुछ दबे छुपे अल्फाज में, पर समझदार के लिए कहते हैं इशारा काफ़ी है। आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से वफा करें। मैं ये समझती हूँ कि हम अगर पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान किस तरह से स्ट्रांग हो सकता है, किन लोगों के साथ स्ट्रांग हो सकता है, हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए। फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। हम वो जो सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया पे और ये जो एक जंग छिड़ी हुई है, इससे बाहर आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेके आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।